गुड इवनिंग सर, मेरा नाम खुशी है। मैं मोतीलाल नेहरू इवनिंग की स्टूडेंट हूँ, बीए प्रोग्राम हिस्ट्री से। और आज हम मुगलों के अंत और ब्रिटिश के इंडिया पर कंट्रोल के बारे में बात करेंगे विशाल कुमार से। हेलो सर, आई एम विशाल कुमार। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का अंत कैसे हुआ और ब्रिटिशर ने इंडिया पर कंट्रोल कैसे किया। देखिए खुशी, अगर हम मुगल काल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत पीछे आना पड़ेगा हिस्ट्री में। जब मुगल आए यहाँ पे, जैसे कि बाबर 1526 में भारत आए थे। बाबर के बाद हुमायूं आए, फिर अकबर ने स्थापना की 1556 में और अपने राज्य को बहुत बड़ा बनाया। उसके बाद बहुत सारे शासक आए, लेकिन जो ग्रेट रूलर्स में आते हैं औरंगजेब, लास्ट ऑफ द ग्रेट्स। औरंगजेब का जो पॉलिसीज थी वो बहुत ख़राब थी, नाकारा थी। उनके पॉलिसीज में बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। इससे मुगल साम्राज्य का जो पिलर था, बेसिक पिलर, वो ढह गया। जैसे कि जागीरदारी क्राइसिस, उन्होंने रेकलेसली जागीरदारी बांटी थी जागीरदास को। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, सरकारी खजाना उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया। फिर उनकी मृत्यु होती है 1707 में। 1707 में मृत्यु होती है तो सक्सेसर्स आते हैं उनके, क्योंकि सक्सेशन का ऐसा कोई रूल बनाया नहीं था मुगलों ने। तो जाहिर सी बात है कि युद्ध होंगे, टर्मोइल होगा, आपस में ही लड़ रहे हैं लोग। आपस में लड़े तो आपस में लड़ेंगे तो जो नोबल्स थे उनको मौका मिला। वहाँ से किंग मेकर्स भी आए। जो किंग मेकर्स आए, फिर उन्होंने, किंग मेकर्स का मतलब होता राजा बनाना, कि जो नोबल्स थे पहले वो कंटेंडर थे, मतलब पहले वो राजा बनाते थे, फिर बाद में खुद ही मतलब शासन चलाने लग गए। बस वो जो राजा होता था वो प्यादा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि नोबल्स इतने पावरफुल हो चुके थे उस टाइम पे कि उन्होंने एक मुगल सम्राट की हत्या भी करवा दी थी। उसके बाद हम जाएंगे तो हिस्ट्री में एक महान तो नहीं कहेंगे, बहुत ही रंगीले किस्म के रूलर हुए, मोहम्मद शाह रंगीला जी। हंसी है मत उस पर, उनका मिजाज मैं बताऊंगा आपको। वो फ्लैटरी में बहुत विश्वास करते, चापलूसी उनको कोई कर दे तो खुश हो जाते थे। 1724 के दौरान चिनकलिज खान उनके एडवाइजर, या एडवाइजर ही मान लीजिए आप, एडवाइजर थे। तो उन्होंने पॉलिसीज को बेहतर करना चाहा, पर उनसे संभले नहीं। मोहम्मद शाह रंगीला उनसे गुस्सा हो गए, वो इनसे नाराज होकर अपने हैदराबाद चले गए नए राज्य की स्थापना करने। वहाँ पे उन्होंने की। रंगीला साहब यहाँ पे राज करते रहे। 1739 में पर्शिया से आए हुए कुछ शासकों ने इन पे हमला भी किया, जो कि बैटल ऑफ टर्नाउल 1739 में हुआ। ठीक है, उनमें उस बैटल को 7 घंटे में ही जीत लिया। 7 घंटे, या टू बी एग्जैक्ट आई थिंक 4 घंटे में जीता था। और वहाँ से 4 घंटे में जीता होगा शायद, हाँ। वहाँ से कोहिनूर भी ले गए। वो जो आप सुनते हैं कि कोहिनूर आज ब्रिटिश के पास है, वो मोहम्मद शाह रंगीला से नादिर शाह छीन के ले गया था 1739 के युद्ध में। उसके बाद आता है, फिर ये तो चलता ही रहता है अपने आप में। उसके बाद ब्रिटिशर्स भी आ चुके हैं भारत में, वो भी इनके पैरेलल ही चल रहे हैं। धीरे धीरे चलते चलते वो भी आ रहे हैं, अपने राज्य को मजबूत कर रहे हैं, अपने इरादों पे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे एक समय आता है जब उनकी डायरेक्ट जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है मुगलों से होने लग गया। अब इसमें याद आता है 1757 का बैटल ऑफ प्लासी। आपने सुना होगा, बैटल ऑफ प्लासी में कैसी वो हुई थी, गुटबाजी करी थी अंग्रेजों ने। सिराजुद्दौला 18 साल का लड़का था। वो गद्दी पे बैठता है, गद्दी पे 18 साल का लड़का बैठा एक। और उसके बाद इन लोगों ने सब कॉन्स्पिरेसी करी, गुटबाजी करी, बहुत सारे लोगों को साथ मिलाए। मीर जाफर उसमें मेन लीड था। मीर जाफर से वादा किया गया था कि आप हमें इनके खिलाफ युद्ध में मदद करें, हम आपको बंगाल की गद्दी दे देंगे 1757 के युद्ध में। ये उससे वादा था। मीर जाफर ने किया भी। आज भी बंगाल में अगर आप जाएंगे तो मीर जाफर किसी का नाम नहीं होता, मीर जाफर एक गाली की तरह यूज करता है। मीर जाफर का मतलब है गद्दार बंगाल में। इसी इंसिडेंस के बाद हुआ था इसी में। और जो ट्रिगर की थी, एक ब्लैक होल ट्रेजेडी थी। ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या हुआ था, सिराजुद्दौला ने 122 या 32 लोगों को, जो अंग्रेज थे, उनको एक छोटे से कमरे में, शायद जिसमें हम पॉडकास्ट ये शूट कर रहे हैं, शायद इतने बड़े कमरे में 122 लोगों को रात भर कैद किया था। और कहा यह जाता है कि 22 लोग ही जिंदा वापस आए थे उसमें से। फिर 1757 बीता, मीर जाफर को गद्दी मिल गई, सिराजुद्दौला मारा गया। उस युद्ध में बस मीर मदान और मोहनलाल 2 कमांडर्स थे जिन्होंने लड़ाई की थी, बाकी सब पीछे हट गए थे। फिर 1764 आता आगे, उसमें बैटल ऑफ बक्सर होता है। क्योंकि मीर जाफर को गद्दी मिलती है तो मीर जाफर भी खुश नहीं रहता, क्योंकि उसे नोचते हैं, गिद्ध की तरह नोचते हैं। तो उसका क्या होता है कि फिर एक 1764 में मीर जाफर का ही एक भतीजा होता है, मीर कासिम।
टू बी एग्जैक्ट मुझे शायद याद आ रहा है जैसा भी, मीर कासिम होते हैं। मीर कासिम गद्दी मिलती है, फिर राजधानी बदलते हैं, वो अलायंस करते हैं शाह आलम से, और सुजाउद्दौला थे अवध के, उनसे अलायंस करते हैं। बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध होता है। बैटल ऑफ बक्सर में बुरी तरह हारते हैं तीनों अंग्रेजों के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव कमांडर थे उस टाइम पे। बुरी तरह हारने के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की जाती है। इस ट्रीटी में डुअल गवर्नमेंट साइन होती है कि निजामत और दीवानी अलग अलग हो जाती है। दीवानी अंग्रेज ले जाते हैं, निजामत इनको मिलती है। निजामत में कुछ होता नहीं है, बस आपको पूरा राज संभालना होता है, लेकिन जो पैसे का लेन देन होता है, सारा हक होता है, सारा कंट्रोल होता है, वो अंग्रेजों के पास ही रहता है। 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 में क्राउन रूल आया, उसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, जो रूल की बात है, कंपनी रूल और क्राउन रूल दो भागों में डिवाइड किया गया है, जो 1772 से लेके और फिर 1858 तक इसे कंपनी रूल बोलते हैं। 1858 से 1947 तक क्राउन रूल बोलते हैं। क्राउन रूल इसलिए मतलब व्यवस्था तो पहले चल रही थी, जब इतने सारे एक्ट्स आए तो व्यवस्था पहले से थी। 1833 में, 1813 में बहुत सारे रिलेटिंग एक्ट्स आए थे पहले ही, तो व्यवस्था पहले से ही थी। पर उनको बहाना मिला 1857 की क्रांति के बाद कि अब आपसे देश नहीं संभल रहा है, हम आएंगे, वी आर गोइंग टू टेक ओवर दिस। ठीक है, तो क्राउन आया, उन्होंने टेक ओवर किया। उन्होंने बहुत सारी पोस्ट बनाई, जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का ही आदमी था। ब्रिटिश कैबिनेट का आदमी ब्रिटिश में बैठता था, वहाँ पे 15 लोगों की एक सदस्यता की एक काउंसिल बनाई गई, वो वहाँ से यहाँ के निर्णय को लेता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को रद्द किया गया, जो कि 1772 में बनाया गया था, और एक 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। उसके बाद इसको हम गुड गवर्नेंस भी कहते हैं। मैजेस्टी का रूल हुआ, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देखें, मैजेस्टी का रूल आया इसमें कि अब जो एम्परर ऑफ इंडिया है वो मैजेस्टी है ब्रिटिश की। 1857 की जो क्रांति है, उसको स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, इससे पहले समझें कि वो कहना ठीक है कि नहीं है। उसी क्रांति जो हुई थी, बहुत सारे टर्मोइल्स थे पिछले दशकों से, फेमाइंस, मिलिट्री में दंगे, जैसे कि आपको पता होगा मंगल पांडे का नाम था। मंगल पांडे जी ने विद्रोह किया था अपने सेना के बैरक में, मेरठ में ही। और 1857 क्रांति को शायद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे हुई। बहुत बड़े स्केल का मतलब है कि नॉर्दर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, नॉर्दर्न इंडिया में ही इसका इम्पैक्ट पड़ा बस। इसकी क्रांति का जो मेजर पहलू है वो था कि जो कार्टेज होती है, जिसमें गोली कार्टेज जो जिसमें गोलियां होती हैं, उसके ऊपर एक ग्रीस लगती है जिससे उसमें रस्टिंग ना हो, मतलब लोहे पे जंग लग जाती है। हाँ जी, आपने सही समझा, जंग ना लगे, तो उस पर ना एक ग्रीस लगाई जाती थी। और ये अफवाह फैलाई गई, शायद जानबूझ के या क्या था, या समय की मांग थी, जो भी था, कि मुसलमानों को ये कहा गया कि उसमें सूअर की चर्बी है। आप जानते होंगे मुसलमानों के लिए सूअर हराम होता है, और हिंदुओं के लिए गाय हराम, गाय माता समान है। माफ़ कीजिएगा, गलती से हराम निकल गया, गाय माता समान है, बहुत पवित्र मानी जाती है गाय हमारे लिए। और उस पर कहा गया कि हिंदुओं के लिए कि गाय की चर्बी उस पर लगाई गई है। तो इससे बहुत विद्रोह हुआ मिलिट्री में, क्योंकि दोनों जगह से लोग थे, सिपाही जो थे, तो उन्होंने विद्रोह किया। फिर उसके बाद उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, दिल्ली में आए वो। उसके बाद दिल्ली में सब कुछ किया। क्या नाम है इनका, जो लास्ट एम्परर थे, बहादुर शाह जफर। तो आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई थी? ठीक है, जैसे अभी तक हमने खुशी जाना कि मुगलों का अंत, उसके बाद फिर 1757 का प्लासी का युद्ध भी देखा, 1857 में भी हमने कुछ नज़र डाली। फिर हम देख रहे हैं 1885 का एक वाक्य, जिसमें एयो ह्यूम टू बी एग्जैक्ट, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत होती है, अंग्रेजी नाम है, मुश्किल होते हैं, आपको पता ही होगा। एयो ह्यूम साहब जो थे, ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे इंडिया में। उन्होंने INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में करी, कुछ इंडियन के साथ मिलकर, इसमें बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, ऐसे कुछ नाम शामिल थे। उस समय ये थ्योरी चलती थी कि ये जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है। सेफ्टी वॉल्व आप ऐसे समझिए, गैस कुकर हमारे घरों में होता है, तो जैसे गैस अंदर बनती है तो जो सीटी है ना वो निकल जाती है, सारा प्रेशर रिलीज कर देती है। तो INC ऐसा ही था कि एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं हम, कि जहाँ पर लोग आएंगे, अपनी विचार रखेंगे, और जो नेशनल मूवमेंट है वो थोड़ा हल्का होगा। पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। एक अंग्रेज, ह्यूम साहब ने, एक अंग्रेज जो थे, उन्होंने स्थापना करी, और यही
इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो बाद में 1947 में अंग्रेजों को मारने का काम करती है। थैंक यू।